हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना प्रकाश वैद्युत प्रभाव तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे पहले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में अभी तक आपने देखा क्या, एक बार थोड़ा सा हल्का सा इसका समरी देख लो कि जो आपका प्रकाश होता है अब वो कैसा माना जाता है कि फोटॉनों से मिलकर बना हुआ है। अगर किसी भी प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो इस प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, यानी इसके जो फोटॉन होते हैं, इसमें से प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एच न्यू ना। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो उस केस में ई बराबर क्या होता है, एच सी अपान लैम्डा। अब देखो आपको ये पता होगा कि एच भी क्या है, एक कांस्टेंट है, जहां एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻³ कितना जूल सेकेंड, और सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति। तो अगर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, यानी ई बराबर कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये तो एच का वैल्यू हुआ, ये सी का वैल्यू हुआ अपान लैम्डा। लैम्डा का कुछ न कुछ वैल्यू होगा। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा को किस में आपको लेना है, मीटर में। अरे सब एसआई यूनिट ले रहे हो ना, तो अगर एच का एसआई यूनिट जूल और सेकंड आपका एसआई यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड ये भी आपका कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो ये भी आपको एसआई यूनिट में ही लेके चलना पड़ेगा, यानी मीटर में। तो आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 6 × 18 19 19.8 गुणे 10⁻34। देखो जब बेस सेम होता है तो पावर जोड़ घट जाता है, तो -34 + 60 करोगे तो कितना बचा, पहली बात तो 4, फिर 30 में से 4 निकले 26, यानी -26 ना। अरे 10⁻³ -34 और 10⁻³ + 60 को सॉल्व करोगे 10⁻³ -26 आएगा अपान लैम्डा, और ये किस में आएगा, मीटर में। तो जब लैम्डा का मान आप मीटर में रखोगे तो आपको ई का, जब लैम्डा को कुछ रखोगे फिर जोड़ घटाना गुणा भाग अपना करोगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा आंसर वो किस में मिलेगा, जूल में। अरे ई क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है। लेकिन अब आप याद रखना सीधा इक्वल टू 1240 अपान लैम्डा। अगर आप इसको नैनोमीटर में रखोगे, किस में रखोगे, नैनोमीटर में, तब आपको जो एनर्जी यहां से मिलेगा वो किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है कि नहीं पता है, अरे आपने विभव वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है, तो वहां पर आपने क्या देखा था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर होता है, 1.6 × 10⁻−19 जूल ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर होता है, 1.6 × 10⁻−19 जूल। तो अभी आपको ये जूल में मिला था कि नहीं मिला था, ये कैसे मिला था, अगर आप लैम्डा को यानी तरंगदैर्घ्य को मीटर में रखोगे तो आपको जो पूरा एनर्जी है सॉल्व करने के बाद जूल मिलेगा। तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो क्या आप बता सकते हो एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो एक जूल बराबर 1/1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एक जूल बराबर, या आप बस इतना इसे याद रखो ना, तो एक जूल में एक जूल को कितना लिख सकते हो, 1/1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गुणा इधर आकर क्या हो जाएगा, भागी तो हुआ। तो यह समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज याद रहेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻−19 जूल। तो अगर ये तो कब है, जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। अगर कभी भी आपको ऊर्जा को जूल पूछा और आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻−19 जूल का क्या करोगे, गुणा करोगे। लेकिन अगर कभी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तब आप कितने का गुणा करोगे, 1/1.6 × 10⁻−19 का, या आप ऐसे बोल सकते हो 1.6 × 10⁻−19 जूल का भाग दोगे। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर E बराबर यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये कितना था 19.8 × 10⁻26 बटे लैम्डा, ये किस में आ गया था, मीटर में, लेकिन ये जूल में आया है। तो अगर हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1/1.6 × 10⁻19 जूल से गुणा करोगे कि नहीं करोगे, 1/, इतने का गुणा करो, क्योंकि अभी ये आपका किस में था, जूल में था। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इतने का क्या करोगे, गुणा। अब ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हम प्रयास क्या करेंगे, वहां पर लैम्डा ये जो मीटर में आए फिर इसको किस में रखेंगे, नैनोमीटर में। और आपको पता है मीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो ये भी याद रखना,
इस चैप्टर में ये सबका पूरा काम पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 घाती माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10 घाती माइनस 9 मीटर। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कभी अगर कभी हमको एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में या नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? अगर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में और नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा कैसे? इन दोनों का भाग दे दे। 1 एंगस्ट्रॉम में आप भाग दे दो 1 नैनोमीटर का, तो 10 घाती माइनस 10 मीटर में आपने भाग दिया 10 घाती माइनस 9 मीटर का। इधर भाग दोगे तो इधर भाग दोगे, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो 1 एंगस्ट्रॉम अपान 1 नैनोमीटर ये बराबर हुआ 10 घाती माइनस 9, सॉरी 10 घाती माइनस 10 ऊपर है और माइनस 9, जो 10 घाती माइनस 9 ऊपर जाके 10 घाती प्लस 9 हो जाएगा। तो जब बेस सम होता है पावर जुड़ जाता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बटे 1 नैनोमीटर ये कितने बराबर? 10 घाती माइनस 1। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाती माइनस 1 नैनोमीटर, या आप ऐसे बोल सकते हो 1 नैनोमीटर बराबर 10 घाती प्लस 1 एंगस्ट्रॉम। अरे ये जो 10 घाती माइनस 1 इधर जाके 10 भाग में तो होगा, अरे 10 घाती माइनस 1 नीचे आएगा, जब उसको ऊपर ले जाके फिर 10 घाती प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर में 10 घाते 1 का मतलब क्या है? 10 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ नैनोमीटर छोटा है कि एंगस्ट्रॉम छोटा है? एंगस्ट्रॉम छोटा है, बिल्कुल एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो एंगस्ट्रॉम है और नैनोमीटर है ये बहुत छोटा मात्रक है ना। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर ये क्या है? बहुत छोटा मात्रक है। मीटर से बहुत छोटा होता है नैनोमीटर, और नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है एंगस्ट्रॉम। तो यानी एंगस्ट्रॉम इन सब में सबसे क्या है? छोटा है। और आप यहां से भी देख के बता सकते हो, आपको पता है जिस मात्रक के सामने जितना छोटा नंबर होता है वह मात्रक उतना बड़ा होता है। पढ़े हो ना क्लास 11 में, N1 U1 बराबर N2 U2, वहां से। तो अगर नैनोमीटर के सामने देखो केवल 1 लिखा है और एंगस्ट्रॉम के सामने केवल 10 लिखा है, तो यानी एंगस्ट्रॉम के सामने बड़ा नंबर है और नैनोमीटर सामने छोटा नंबर है। तो जिसके सामने छोटा नंबर होगा वह बड़ा मात्रक होगा और जिसके सामने बड़ा नंबर होगा वह छोटा मात्रक होगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है क्या? एंगस्ट्रॉम आपका छोटा मात्रक है। तो आप ये भी रिलेशन याद रखना डायरेक्ट, जैसे और देखो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। नैनोमीटर 10 घाते माइनस 9 को रिप्रेजेंट करता है और एंगस्ट्रॉम 10 घाते माइनस 10 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 10 घाते केवल 1 का ही तो अंतर है। अगर आपको ना भी याद हो कभी, बस सीधा आप लिखो नैनोमीटर और इधर आप क्या लिखो? एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसके सामने 1 लिखे तो फिर इसके सामने क्या लिखोगे, और अगर आप इसके सामने 1 लिख दिए तो फिर इसके सामने क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, बस आप देख लेना कौन छोटा है कौन बड़ा है। एंगस्ट्रॉम छोटा होता है, बस इतना याद रखो, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? नैनोमीटर से भी छोटा होता है। अगर एंगस्ट्रॉम छोटा है तो इसके सामने क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। इसके सामने क्या होगा? तो अगर आपने यहां पर 1 लिखा और अंतर कितने का है? बस 10 का ही तो अंतर है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? 1/10, क्योंकि छोटा ये बड़ा नंबर है ना, बड़ा मात्रक, एंगस्ट्रॉम छोटा मात्रक है तो इसके सामने बड़ा नंबर होगा, तो ये बड़ा मात्रक है तो इसके सामने छोटा नंबर होगा। तो अगर इसके सामने 1 लिख दे, 1 से छोटा लिखना है लेकिन अंतर बस 10 घाते 1 का ही रखना है, तो यहाँ पर आपको 1/10 करना पड़ेगा। और अगर आपने इसके साथ सामने 1 लिखा, इसके सामने 1 लिखने का मतलब क्या है? जो एंगस्ट्रॉम होता है वो छोटा मात्रक होता है। अगर एंगस्ट्रॉम छोटा मात्रक है तो इसके सामने बड़ा नंबर होगा। तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 घाते 1 का अंतर रखोगे, 10 घाते प्लस 1 ही तो आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 10। यानी यहां से क्या याद रखना कि अगर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर बदलना होगा तो आप 1/10 का गुणा करोगे, यानी 10 का भाग दोगे। दोनों एक ही बात है ना। और अगर नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बदलना होगा तो आप 10 का क्या करोगे? गुणा करोगे। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बदलने के लिए 10 का गुणा करोगे और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर बदलने के लिए 1/10 का गुणा करोगे या 10 का भाग दोगे। जिसके सामने 1 रहेगा उसी को बदलना है। जैसे अगर एंगस्ट्रॉम को बदलना है यानी एंगस्ट्रॉम के सामने 1 रखना है, नैनोमीटर को बदलना है यानी नैनोमीटर के सामने 1 रखना है। यहां तक बात समझ आ रहा है ना? तो आप यहां से डायरेक्ट याद रखना, अभी आपको जो बताया कि जो प्रकाश होता है, फोटॉन होता है, उसकी ऊर्जा को आप क्या लिखते हो? Hc/λ। तो आप डायरेक्ट याद रखना Hc का वैल्यू, मतलब हम ये पूरा, क्योंकि आपको पता है H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? 1240 बटे लैम्डा। लेकिन यहाँ पर लैम्डा को किस में रखना? नैनोमीटर में ना। लैम्डा को किस में रखना? नैनोमीटर। तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगा वो किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं। एनर्जी आपको किस मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर आपको जूल में चाहिए, अगर आपको जूल में चाहिए तो आपको ये रिलेशन याद ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.6 × 10 घाती माइनस 19 जूल ना।
तो लेकिन हमको अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 गुणे 10 घाती -19 का गुणा करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, गुणा कर देना 1.6 गुणे 10 घाती -19 जूल का। वैसे अब आपको जितने भी ऊर्जा देने पड़ेंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो आप प्रयास करोगे ऊर्जा को किस में बताने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताने का। जब तक सवाल में वो नहीं पूछ रहा है जूल, आप जूल में बताओगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप प्रयास करना डायरेक्ट हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता पाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में जूल में पूछा है तो आप उतने का गुणा करके या भाग करके बताना। और जूल में अगर निकाल लियो तो जूल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इतने का भाग देके, ठीक है। अब आप तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपने अभी तक पूरा पढ़ा क्या था कि कोई प्रकाश से फोटानों से मिलकर बना हुआ है, अगर उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो उस फोटान की, उसमें जितने फोटान है प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, hc/लैम्डा या h न्यू भी आप बोल सकते हो। जहां पर जरूरत पड़ेगा हम इसी को ऐसे भी लिखेंगे कितना, 1240/लैम्डा, और ये किस में लिखेंगे, नैनोमीटर में। लेकिन इस प्रकार से आपको ये किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर अब देखो इसके बाद फिर आपने पढ़ा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या देखा कि कोई भी धातु के लिए जब किसी भी धातु पे फोटान आके गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। लेकिन शर्त है इस फोटान की ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। यानी उस न्यूनतम ऊर्जा को आपने क्या देखा, कार्यफलन W से दर्शाते हो, या इसी को आप किससे दर्शाते हो, फाई से दर्शाते हो। तो ये कितना होता है, h न्यू नॉट, यहाँ पर न्यू नॉट लिखते हो ना, या इसी को हम क्या लिखते हैं, hc/लैम्डा नॉट। यानी कहने का मतलब फिर से देखो, ये भी तो कार्यफलन भी एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है, कार्यफलन एक प्रकार का ऊर्जा ही है। तो एससी का वैल्यू फिर से भाई आप ऐसा लिख सकते हो 1240, लेकिन लैम्डा नॉट का वैल्यू किस में रखना, नैनोमीटर में। तो आपको इस तरीके से किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्यफलन मिलेगा। न्यू नॉट क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति को आप क्या लिख सकते हो, c/लैम्डा नॉट। जैसे कभी हमें क्या पूछता है, आवृत्ति पता चल जाता है तो आपसे लैम्डा नॉट पूछता है, तो यहाँ से लैम्डा नॉट बराबर आप क्या बोल सकते हो, c/न्यू नॉट ना। तो दोनों तरीके से जाके आप इसे कर सकते हो। फिर आपको वहां पर आपने ये भी चीज देखा था कि जब मान लो कि ई एनर्जी का कोई फोटान आके धातु की सतह पर गिरा, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का दो प्रकार से प्रयोग करता है, एक तो कार्यफलन के रूप में, और जो बचा होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में। यानी आप वहां पर ये लिखे थे क्या, E = W + EK, ख्याल है ना। जो पूरा एनर्जी होगा वो एनर्जी दो प्रकार से खर्च होगा, एक कार्यफलन के रूप में और एक EK के रूप में। अब आप आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण याद रखें वो तो अच्छा बात है, लेकिन देखो जब आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल का भी केवल डायरेक्ट ये फार्मूला लगेगा ना, तो आपको पूरा डेरिवेशन का हर स्टेप इसमें काम पड़ जाएगा। आपको कभी जरूरत पड़ेगा, जैसे E को हम क्या लिख सकते हैं, HC लिख सकते हैं, तो केवल आपको ये लिखना पड़ेगा HC = W + EK। कभी कभी हम E को hc/लैम्डा भी लिखते हैं, तो यानी हम यहां से ये भी लिख सकते हैं क्या, सॉरी ये C नहीं होगा, यहाँ पर न्यू होगा, तो हम कभी कभी ऐसे भी लिखेंगे hc/लैम्डा = W + EK। बात समझ में आ रहा है ना। फिर कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो हम E बराबर, देखो W का फार्मूला क्या है, अभी आपने देखा ना, W ये इस तरीके से पूरा लिख सकते हो, तो यानी W को हम केवल कितना लिखेंगे, h न्यू नॉट, या और बाकी यहां पर आपका EK है ही। फिर E बराबर हम hc/लैम्डा नॉट + EK, जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। फिर इतना ही नहीं, आप EK का फार्मूला और क्या जानते हो, EK है क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो h म्यू नॉट + EK को आप क्या लिखोगे, ½ mv मैक्स का स्क्वायर। और इतना ही नहीं, h न्यू नॉट + ½ mv मैक्स स्क्वायर। ख्याल करो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कौन रोकता है, निरोधी विभव ना, जो निरोधी विभव होता है। और निरोधी विभव अगर V नॉट है तो उस समय उसके समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी, EV नॉट। तो आप ख्याल करो, आप लिखे हो कि ½ mv मैक्स स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, EV नॉट के। यानी ½ mv मैक्स स्क्वायर की जगह जरूरत पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, EV नॉट भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब बाकी अब E को आप इतने तरीके से E को कितना क्या ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अरे E की जगह पे जो, अगर आपको सवाल में लैम्डा पूछ लिया है तो आप E की जगह hc/लैम्डा लिख के चलोगे यहाँ पर। तो मेन है यही लाइन कि जो एनर्जी होता है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा, W + EK में। अब सवाल में क्या पूछा है, W केवल कार्यफलन पूछा है या देली आवृत्ति पूछा है, तो W की जगह h म्यू नॉट लिखो, क्योंकि यहीं से तो देली आवृत्ति मिलेगा। अगर सवाल में देली तरंगदैर्घ्य पूछा है तो W की जगह क्या लिखना पड़ेगा, hc/लैम्डा नॉट। तो W की भी जगह कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी सीधा W, उस सवाल पे डिपेंड करेगा।
ई की जगह कभी एच सी अपान लैम्डा, कभी एच न्यू। और आप आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जानती हो, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, एच न्यू माइनस न्यू नॉट के। और आप इसी को ऐसे भी लिखे हो क्या, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर ये बराबर होगा एच सी अपान लैम्डा माइनस सी अपान लैम्डा नॉट ना। तो जरूरत के हिसाब से देखो, मेन बस है यही, बेशक केवल इसी लाइन से ये सब निकल रहा है, ठीक है। तो चलो आप आगे चले, फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि यदि किसी धातु का कार्यफलन फाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको दिया है, क्या दिया है, कार्यफलन। कार्यफलन को आप फाई से दर्शाते हो, जरूरत पड़ेगा तो आप डब्ल्यू से भी दर्शा सकते हो। तो ये आपको कितना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य बताइए जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो। क्योंकि आपको पता है ये डेली तरंगदैर्घ्य पूछ लिया। डेली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को आप क्या बोलते हो, डेली तरंगदैर्घ्य। और डेली आवृत्ति क्या होता है, वह न्यूनतम आवृत्ति ना, जब आवृत्ति पूछेगा तो न्यूनतम बोलेगा। तो यहाँ पर आपको अक्सर केवल डेली तरंगदैर्घ्य नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर उसके डिफिनीशन के टर्म में आपसे पूछ लिया। तो लेकिन आपसे पूछा क्या है, लैम्डा नॉट। डेली तरंगदैर्घ्य पूछा ना, और डेली तरंगदैर्घ्य को आप किससे दर्शाते हो, लैम्डा नॉट से। तो आवश्यक हो आपको लैम्डा पूछा, ठीक है। अब आपने अभी देखा E इक्वलिटी क्या होता है, एच सी अपान लैम्डा। या हम देखो ये किसकी ऊर्जा है, जो आपतित प्रकाश है उसकी ऊर्जा है, जो प्रकाश आके गिर रहा है उसकी ऊर्जा है। डेली आवृत्ति अगर कभी कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन भी तो एक ऊर्जा ही है, बस वो कार्यफलन क्या, एक न्यूनतम ऊर्जा है। तो कार्यफलन भी अगर एक ऊर्जा है तो उसको भी आप ये लिखोगे एच सी अपान लैम्डा, बस वहां पर लैम्डा लिख के हम क्या लिखते हो, लैम्डा नॉट। और आपने देखा कि W बराबर एच सी को हम कितना लिखते हैं, 1240। यहाँ पर लैम्डा नॉट फिर किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में। तो आपको इस प्रकार जब सॉल्व करोगे तो किस में मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम डायरेक्ट यहीं से W या फाई एक ही बात है। तो चूंकि आप लिखो फाई बराबर 1240 अपान लैम्डा नॉट, और ये किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में। और ये किस में मिलेगा पूरा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा है तो ये मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दिस इंप्लाइज दैट फाई बराबर 1240 बटे लैम्डा नॉट। अच्छा फाई का वैल्यू कितना दिया है, फाई का वैल्यू आपको दिया भी है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा नॉट किसमें, नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से आपको लैम्डा नॉट, हम पक्षांतर कर रहे हैं ना, लैम्डा नॉट इधर जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। तो लैम्डा नॉट आपको नैनोमीटर में ही मिलेगा, लेकिन कितना, 1240 बटे 4। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा नॉट नैनोमीटर में कितना आ जाएगा, 4 से काटो, 4 ते 12, 4 1 के 4, 3 0। तो यानी दिस इंप्लाइज दैट केवल अगर लैम्डा नॉट लिखना होगा तो लैम्डा नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 310 नैनोमीटर ना। समझ में आई चीज। तो आपको ये कॉपी करना, आप कॉपी करो। ये आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला कि यदि किसी प्रकाश सुग्राही धातु की कार्यफलन, कार्यफलन को आप किससे दर्शाते हो, W से या फाई से ना। तो W लिख दो या फाई, आपका जो मर्जी करे आप वो लिख सकते हो। आपको दिया है W बराबर कितना, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तथा धातु की सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपतित होता है। तो ये आपको तरंगदैर्घ्य दिया यानी लैम्डा। ये लैम्डा दिया कि लैम्डा नॉट दिया, लैम्डा याद रखो, कोई दिक्कत कंफ्यूजन मत होना। जो प्रकाश आके गिरता है उसकी तरंगदैर्घ्य को आप लैम्डा से दर्शाते हो, उसकी आवृत्ति को आप न्यू से दर्शाते हो, और उसकी ऊर्जा को आप ई से दर्शाते हो। लेकिन निकलने के लिए जो बाउंड्री कंडीशन होता है उसको आप देहली आवृत्ति न्यू नॉट से दर्शाते हो, देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट से दर्शाते हो, या ऊर्जा को वहां पर कार्यफलन के रूप में लिखते हो W या फाई। तो लैम्डा नॉट, न्यू नॉट, W या फाई ये सब क्या है, निकलने के लिए जितनी आवश्यक होती है। लेकिन जो प्रकाश आके गिर रहा है उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये सब इससे कम और ज्यादा हो सकता है। तो जो प्रकाश जो आके गिर रहा है उसके लिए लैम्डा, म्यू और ई आप ये सब लेटर से दर्शाते हो। तो यहाँ पर क्या बोला है, धातु की सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपतित होता है। इतने तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आके गिर रहा है, यानी इसका तरंगदैर्घ्य दिया, यानी आपको क्या दिया, लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम। जरूरत पड़ता है तुमको किसमें, नैनोमीटर में। ठीक है, अभी कन्वर्ट नैनोमीटर में कन्वर्ट करके बताओ, आपको बताना याद रखना। अब यहाँ पर आपको एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसके सामने आप क्या लिखते हो,
पता है नहीं ये चीज? ठीक है, तो बताओ नैनोमीटर छोटा होता है बड़ा होता है? नैनोमीटर बड़ा होता है, एंगस्ट्रॉम मीटर से छोटा नैनोमीटर, नैनोमीटर से भी छोटा एंगस्ट्रॉम, तो इन दोनों में तो ये बड़ा ही हुआ ना, तो नैनोमीटर आपका बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसके सामने छोटा नंबर, जो बड़ा होता है उसके सामने छोटा नंबर, तो एक से छोटा नंबर रखना है, एक से छोटा नंबर रखने का मतलब 1/, तो यानी आप इसमें 10 का भाग दोगे कितना नैनोमीटर हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 400 नैनोमीटर। ठीक है, आपतित प्रकाश है तो ज्ञात कीजिए। पहला आपको फर्स्ट क्या बोला है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा यानी ये पूछा कि ये पूछा, आपको यही पूछा ना, आपतित प्रकाश जो प्रकाश आके गिर रहा है उसकी ऊर्जा को आप किससे दर्शाते हो, ई से, तो आपको ई पूछा है, तो ई बराबर होता क्या है hc/λ। लेकिन आप ये मत लिखा करो, आप सीधा बताए ना, अगर आपको लैम्डा नैनोमीटर पता है तो हम इसको कितना लिख देंगे 1240 बटे लैम्डा किसमें, नैनोमीटर में। तो यहां से आपको ये किसमें मिलेगा, ये पूरा वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। तो बताओ दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर कितना हुआ 1240 बटे लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना आया है 400, देखो ना, हाँ नैनोमीटर में तो लिखना है ना, जो लैम्डा का वैल्यू है नैनोमीटर में लिखना है, तो लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर में कितना लिखे हो, यहां पर आपको नैनोमीटर लिखना नहीं है, मतलब लैम्डा का वैल्यू अगर 400 दिए 400 नैनोमीटर आप नहीं लिखना, लैम्डा का वैल्यू कोष्ठक में यहां पर देखो लिखा है नैनोमीटर, यानी जो लैम्डा का वैल्यू रखोगे उसको नैनोमीटर में हिला के रखना है, समझ में आ रहा है ना, जब आपने वैल्यू रख दिया तब उसके सामने नैनोमीटर नहीं रखना है। जब आप ये परिभाषा पढ़ते हो P बराबर 1/f मीटर, तो क्या आप यहाँ पर 1/, जैसे f का वैल्यू आपको दिया है 2 मीटर, मतलब 2 मीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है, तो क्या यहाँ पर लाके ऐसे 2 मीटर लिखते हो क्या, नहीं, केवल आप 2 लिखते हो। तो जब ऐसे f के सामने कोष्ठक में m लिखा है, इस बात का मतलब क्या कि जो फोकस है उसको आपको मीटर में रखना होगा, लेकिन रखना तो केवल वैल्यू है। तो यहाँ पर जब आपको हम ऐसे लिख रहे हैं कि लैम्डा कोष्ठक में नैनोमीटर, यानी तरंगदैर्ध्य आपको नैनोमीटर में रखना है, लेकिन उसका केवल वैल्यू। ठीक है, चलो तो बताओ इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कटा, 4 से कटोगे 4 3 12 और 4 1 के 4, और नीचे भी 10 बचा है क्या, जब 10 का भाग दोगे तो 10 लोग बाद 1 अंक लग जाएगा, ये किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना ही है, यहां पर देखो लिखना पड़ेगा। तो एनर्जी कितना मिला, जो आके प्रकाश गिर रहा है उस आपतित प्रकाश की ऊर्जा कितनी हुई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है दूसरा, इसमें क्या आपतित प्रकाश से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो सकता है। अब आपको पता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तभी होगा जब जो प्रकाश आके गिरा है उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से या कार्यफलन से ज्यादा हो, तो कार्यफलन कितना है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो प्रकाश आके गिरा है उसकी ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी जो प्रकाश आके गिरा है उसकी ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखोगे क्या कि चूंकि एनर्जी ये बड़ा है किससे, कार्यफलन से, फाई लिखो या डब्ल्यू लिखो ना, फाई या डब्ल्यू से बड़ा है, तो इसलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा, यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। तो आप दिस इंप्लाइज दैट आपतित प्रकाश से, आपतित प्रकाश से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। ठीक, फिर आपसे तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब यहां पर कौन सा फार्मूला लगाओगे, अब गतिज ऊर्जा कब मिलेगा, आपको पता है जितना ऊर्जा का प्रकाश आके गिरेगा कुछ ऊर्जा उसमें से कार्यफलन के रूप में खर्च कर लेगा, और जो बचा ऊर्जा रहेगा वो उसकी गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। यानी क्या आप यहाँ पर तीसरे पॉइंट के लिए हम ऐसे लिखे क्या, जो टोटल एनर्जी वो 2 पार्ट में खत्म होगा, एक W में और जो बचा रहेगा वो उसके गतिज ऊर्जा में, क्योंकि हमको E भी पता है W पता है, इसलिए हम E और W लिखे, बाकी E की जगह भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, W की जगह बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यहां से पक्षांतर करके क्या आप E के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, तो E के बराबर क्या आ जाएगा प्लस इधर आके, यानी E माइनस W। तो यहां से बताओ E के बराबर क्या हुआ, E का वैल्यू कितना दिया है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस W का वैल्यू कितना आपको दिया है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप ये घटाओगे तो भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट E के बराबर कितना आया 3.1 में आप 2.25 घटाओगे तो यहां पर 5 बचा, यहां पर कितना बचा 8
ना, तो 0.85 ये कितना है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी उस सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपको चौथा पॉइंट क्या पूछा, निरोधी विभव। तो जब हमको गतिज ऊर्जा मिला है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा को ही तो निरोधी विभव बैलेंस करता है। तो निरोधी विभव अगर मान लो V0 हो तो उस स्थिति में, तीसरा पॉइंट था ना, तो चौथा पॉइंट माना निरोधी विभव कितना है, निरोधी विभव को किससे दर्शाते हो, V0 है। तो दिस इंप्लाइज दैट, आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलता है ना, याद रखना इस बात को। तो ई के मैक्स ये किसके बराबर होता है, ई V0। अरे जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है V0 तो विभव है ना, निरोधी विभव एक प्रकार का विभव है। ऊर्जा को ऊर्जा से ही तो बैलेंस करोगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई है और उसको रोक कौन विभव रहा है, V0। तो उसके संगत स्थितिज ऊर्जा मिलेगी कितना, ई V0। तो जो पूरा काइनेटिक एनर्जी था वो रुक गया, यानी उसके स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, यानी ई के मैक्स किसके बराबर होता है, ई V0 के। तो आपको ई के मिला है, कितना मिला है, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर आप मैक्स भी लिख सकते हो ना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हो। तो ई के मैक्स का वैल्यू कितना मिला है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर हुआ, ई V0 के। क्या ई से ई कैंसिल हुआ, बोलो। तो यहां पर बचा कितना, V0 बराबर आपको सीधा कितना मिला 0.85 वोल्ट। लिख दिया ऐसे। अरे समझ मारक नहीं समझ, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखो ये भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करता है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपने लिखा है ई के मैक्स वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको मन कहे तो आप ये जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻16 से गुणा या भाग, हाँ -19 से गुणा करना है या भाग करना है, गुणा करना है। आपको पता है, ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ही तो होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है नहीं होता है। तो अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाओगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह इतना रख दोगे, यानी इतने का गुणा करना है। तो जब इतने का गुणा इधर भी करोगे, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1.6, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसे ही कैंसिल कर दिए बिना वैल्यू रखे, तो बचेगा V0। चलो कॉपी करो इसे। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको पांचवा क्या पूछा है, देहली आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य। यहां पर कौन सा तरंग दैर्ध्य, भाई देहली तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्ध्य मिलता कहां से है, किस फार्मूले से, कार्यफलन से। आपतित प्रकाश की आवृत्ति और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपतित प्रकाश के ऊर्जा से मिलता है, ख्याल है ना। E बराबर h न्यू या hc/λ। तो ये न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, लैम्डा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो ये आपतित प्रकाश की ऊर्जा से मिलेगा। तो अगर हमको देहली तरंग दैर्ध्य चाहिए या देहली आवृत्ति चाहिए तो ये कहां से मिलेगा, W से या कार्यफलन से। तो क्या आपको कार्यफलन पता है क्या, अगर हमको कार्यफलन पता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं, और कार्यफलन हमको पता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला पता है hc/λ से ना। तो ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। कॉपी कर चुके यहाँ तो पूरा सब लोग। चलो अब पांचवा पॉइंट में आपसे देहली आवृत्ति यानी न्यू0 पूछा है, और देहली तरंग दैर्ध्य यानी आपको λ0 पूछा है। तो आप लिखो, चूंकि जो कार्यफलन है फाई, W या फाई दोनों वर्ड से आप दर्शा सकते हो, दोनों लेटर से। तो फाई क्या होता है hc/λ। अरे फाई भी तो एक ऊर्जा ही तो है, ये बस देहली ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है। लैम्डा इसको हम किस में लिख दे, नैनोमीटर में। तो आपको ये जो मिलता है किस में मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बताओ दिस इंप्लाइज दैट, क्या फाई के वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है क्या, अरे बोलो। सवाल में दिया है फाई कार्यफलन 2.25 है, हमने यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर लिखे थे ना। तो फाई का वैल्यू कितना था 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यहाँ पर एचसी नहीं लिखना है, यहाँ पर आप कितना लिखोगे 1240। अरे एचसी की जगह 1240 लिखते हो ना। तो बताओ 1240 बटे λ0, और मिलेगा किस में, नैनोमीटर में। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से बताओ पक्षांतर कर दे, क्या λ0 इधर भेजो, 2.25 इधर भेजो, तो λ0, लेकिन मिलेगा किस में, नैनोमीटर में। तो कितना आ जाएगा
1240 बटे 2.25। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैलेंस हो गया है, लैम्डा नॉट इधर गया, 2.25 इधर आए। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से जो लैम्डा मिलेगा वो किस में बोलोगे आप? नैनोमीटर में। तो दशमलव हटाओ, ऊपर क्या कर दो, 100 का गुणा कर दो। अच्छा चलो अगले स्टेप में आप इसे करो। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा नॉट नैनोमीटर में कितना मिलेगा? 1240 बटे 225 गुणे 100। तो काटो, 25 से कटा, 25 चौके 100, और 25 से काटोगे तो 25 नवा 2 से 25 ना। चलो चालू करो इसे, कितना आएगा ये? यहां पर बचा कितना? 1240। लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा नॉट नैनोमीटर में ये कितना आया? 1240 बटे 9 गुणे 4। तो 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो एक काम करो, आप पूरा गुणा करके भाग दे दो 9 का ना। तो 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, और 4 1 4 बटे 9। तो जब आप 49 और 60 में 9 का भाग दोगे तो 9 पचे 45, बचा 4 46, फिर 9 पचे 45, बचा 1 0, 9 1 9, बचा 1, दशमलव बढ़ाओगे 0, 9 1 9, यानी 591.11 ऐसे आपका चलता रहेगा। तो आपको लिखना है, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू नैनोमीटर में कितना लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज लैम्डा नॉट इक्वल टू, जब भाग दिए कितना आया है? 591.1। और ये लगभग, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, आपका लगभग होता है। बात समझना, ये आपको किसमें मिलता है? हम लोग ये जो 1240 लिख दिए डायरेक्ट, फार्मूला अपनी सुविधा के लिए क्यों लिखे हैं ना। एग्जैक्ट 12.40 से हल्का फुल्का दशमलव कुछ या 1242 45 ऐसा कुछ आता है, तो हम लगभग ये वैल्यू लेके चलते हैं। तो ये किस में आया है? नैनोमीटर में आया है। लेकिन हमको केवल लैम्डा नॉट ही नहीं पूछा है, हमको डेली आवृत्ति यानी म्यू नॉट ही पूछा है। तो आपको म्यू और लैम्डा में रिलेशन पता है क्या? यस, न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा। ख्याल है ये चीज ना? तो हमको न्यू नॉट चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे? लैम्डा नॉट। तो दिस इंप्लाइज दैट न्यू नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी का वैल्यू कितना जानते हो? 3 गुणे 10 घाते 8। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको आपने किस में लिखा? मीटर प्रति ना, जो सी होता है मीटर प्रति सेकंड में आता है। तो फिर हम इसको भी किस में प्रयास करेंगे लिखने का? मीटर में, क्योंकि जब ये एसआई यूनिट में आए तो इसको भी आपको एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। तो लैम्डा नॉट का वैल्यू है कितना? 591 लगभग लिख दे, 591.1, बहुत 0.1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको लगभग 591। और देखो 591 नहीं, जरूरत पड़ने पर इसको 590 भी, या 2-3 नंबर आगे पीछे कम ज्यादा करके लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखेंगे जो 3 से कट जाएगा वही नंबर लिखेंगे। फिलहाल अभी पूरा 591 लिखो, लेकिन कितना? नैनोमीटर में था, तो हाँ गुणे 10 घाते -9। क्यों? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में आ जाएगा। तो फिर यहां से बताओ कितना आ जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू? आप ऐसा नंबर बोलो जो ये 3 से कट, क्या है 3 से कट रहा है? तो यही 3 से कट रहा है, 5 1 6 3। ठीक है, तो जब 3 से कट कैंसिल हो, बताओ 3 1 3, बचा 2, 3 9 27, बचा 2 21, और 7 3 21, 197। और 10 घाते -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 घाते +9, और ऊपर ऑलरेडी 10 घाते 8 है, देख रहे हैं ना, ऊपर ऑलरेडी 10 घाते 8 है, और 10 घाते ये भी -9 ऊपर जाके +9 हुआ, 8 8 16 17, यानी गुणे 10 घाते 17। और ये किस में आ जाएगा? सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, प्रति सेकंड आएगा, यानी सेकंड इनवर्स ना, सेकंड इनवर्स। अरे मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड है, तो जब बटे सेकंड को ऊपर ले जाओगे सेकंड का पावर -1 लिखना पड़ेगा। अब 1 बटे 197, या आप एक काम करो, इसमें से 3 जीरो बाहर कर लो। अरे 1000 आप बाहर कर सकते हो ना, कैसे? न्यू नॉट बराबर, क्योंकि आपको 197 भाग भी तो देना है, तो 197 भाग देने के लिए हम 1000 क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जब 3 जीरो बाहर करो तो बचा कितना जीरो है? 14 ही तो बचेगा। 10 घाते 17 में से 3 जीरो बाहर किए तो बस 14 ही जीरो बचा, और भागे यहाँ पर कितना? 197, और ये क्या? सेकंड इनवर्स। तो न्यू नॉट बराबर, आप 1000 में भाग दो इतने का, 1000 में आप 197 का जब भाग दोगे तो लगभग 2 पच्चे 10, मतलब 25 जाएगा ना। तो कितना? 7 पच्चे 35, और 9 पच्चे 45, 3 48, और 5 1 5, 5 3 8 ना। तो बचा कितना? 5
5 155, तो दशमलव है तो फिर 0, तो लगभग ये 2 छक के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, अट्ठे के आसपास जाएगा। 2 अट्ठे 16 नहीं, सत्ते तक जाओ, तो 7 सत्ते 49, 9 हासिल लगा 4, और 9 सत्ते 63, और 63 4 67, हासिल लगा 6, 7 1 के 7, 6 6 12, 1 13 ना, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा है, और यहाँ पर बचा कितना 4, तो 7 7 14, 171 बचा, तो यानी लगभग 5.7 के आसपास आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 5.7 गुणे 10 घाते 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है कि यदि किसी पृष्ठ का कार्यफलन, कार्यफलन को आप किससे दर्शाते हो, कार्यफलन W से या फाई से, तो ये आपको कितना दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति को आप न्यू नॉट से दर्शाते हो, आपको न्यू नॉट का वैल्यू पूछा है। अब देखो, अगर यहां पर आपको तरंग दैर्घ्य पूछता, देहली तरंग दैर्घ्य पूछता, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते क्या, W या फाई बराबर कितना 1240 बटे लैम्डा नॉट, लेकिन ये किसमें होना चाहिए, नैनोमीटर में। लेकिन यहां पर आपको ये नहीं पूछा है, आपको डायरेक्ट क्या पूछा है, आवृत्ति। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन यहां पर है कि आप लैम्डा नॉट का वैल्यू निकाल लो, और यहां से लैम्डा नॉट का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जब लैम्डा नॉट का आपने वैल्यू निकाले तो वहां से न्यू नॉट का वैल्यू निकालना पता है, न्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा नॉट, एन इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है। तो जब लैम्डा नॉट पता चला तो सी में लैम्डा नॉट का भाग 2 नहीं हो जाएगा। लेकिन एक बार आप यहां से पहले लैम्डा नॉट निकालो, फिर लैम्डा नॉट निकालने के बाद आप फिर सी में भाग दे के न्यू नॉट निकालो, तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट एक ही बार में कर देते हैं। इसका बेसिक फार्मूला क्या, डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एच सी अपान लैम्डा, ये फार्मूला होता है ना। तो W का वैल्यू कितना दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो फिर हम प्रयास करेंगे किसमें, जूल में कन्वर्ट करने का, क्योंकि अगर आपको लैम्डा पूछता तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके चलते, आपको नैनोमीटर में आंसर मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति यानी आपको न्यू नॉट पूछा है, तो फिर इसका मात्रक हम लोग एसआई यूनिट में ही देने का प्रयास करेंगे। तो क्या बताओ, W बराबर कितना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 क्या जूल होता है। तो हम इसको 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल लिख सकते हैं। तो बता, गुणा करो कितना आ जाएगा, आप 25 में 16 का गुणा करो, 16 25 80 ना, हासिल लगा 8, 16 दूना 32, और 32 8 40, तो कितना 10 लोग बाद 2 अंक है, तो यानी ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 जूल ना। ठीक है, तो अब बताओ, तब डायरेक्ट हम इसके जगह W की जगह कितना लिख देंगे 4। H का वैल्यू कितना होता है, प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 घाते -34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू कितना होता है, प्रकाश की चाल। अच्छा एक काम करो ना, हमको आवृत्ति पूछा है तो हम फिर C क्यों लिखेंगे, फिर हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला h न्यू लिख देंगे, W इक्वल टू h न्यू। तो बस यहां से न्यू, तो न्यू बराबर दिस इंप्लाइज दैट न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये गुणा इधर आके यानी 4 भागे 6.6 गुणे 10 घाते -34। तो यहां से बताओ न्यू बराबर कितना आएगा, दशमलव यहां से हटा दे, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 यानी 40 बटे 66, और 10 घाते -34 ऊपर जाके 10 घाते +34 हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू आप पहले इसे सॉल्व कर लो, 4 से 2 से कटेगा 20, और ये भी कितना हो जाएगा 33, 1 0 इसका बाहर ले ले, और 1 0 ले लेते हैं तो 200 हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना 10 घाते 33। तो न्यू इक्वल टू, यहाँ पर न्यू पूछा है, न्यू नॉट पूछा है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर न्यू नॉट लिख लेना, क्योंकि जो कार्यफलन आता है उसमें या तो न्यू नॉट आता है या तो लैम्डा नॉट आता है, तो यहाँ से न्यू नॉट आप लेके चलना। तो 200 में आप 33 का भाग दो, जब 33 का भाग दो कितना हो जाएगा 9 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा दो, 9 त्रिक 27 28 29, सॉरी इतना बहुत ज्यादा होगा, 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, लगभग छक्के लेके जाओ, तो 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18 1 19, बचा कितना 2.0। अब नहीं आ रहा है तो 0 और बढ़ाओ, तो फिर कितना हो जाएगा, छक्के जाएगा तो फिर 198, यानी लगभग 6.06 के आसपास आ रहा है ना, 6.06 गुणे 10 घाते 33, और मात्रक क्या होगा
जब सब आप एसआई मात्रक ही लिखो तो इसका भी एसआई मात्रक आएगा। एसआई मात्रक यानी सेकेंड इनवर्स। अरे न्यू है आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, इसका मात्रक फिर कितना हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। समझ में आया ना। यहाँ पर हमने जब 2.5 में 1.6 का गुणा की तो 4 आया है। अभी यहाँ पर 10 घाते -19 बचा है, तो आप यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेना, 10 घाते -19, यानी जो W है, W का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे 10 घाते -19, तो यहाँ पर भी 4 गुणे 10 घाते -19। तो यहाँ पर हमने ये 10 हटाया, ऊपर 40 आ गया, नीचे 66। अब 10 घाते -19 ऊपर था और ऊपर जाके ये 10 घाते +34 हुआ है। जब घात नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और जब बेस से में पावर जुड़ जाएगा, यानी 34 में से आपको 19 घटाना है ना। तो जब 34 में से आप 19 घटाओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 और 2 में से यहाँ पर 15, तो यानी 15, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 घाते 15। और जब 10 घाते 15 में से एक जीरो में यहाँ पर बाहर किए तो यहाँ पर फिर बस 10 घाते 14 बचेगा। अरे यहाँ पर भाग दोगे तो कितना, 2 से भाग दिए तो केवल 20 आया था ना, लेकिन हमने यहाँ पर 2 से लिखा। 2 से क्यों लिखा, जिससे नीचे भाग चला जाए, मतलब नीचे से हर वाले से बड़ा वैल्यू हो जाए। तो एक जीरो इससे और ले लिए, तो 10 घाते 15 में से एक जीरो लेंगे, 10 घाते 14 ही तो बचेगा। तो इसका भाग दे इतना आया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 घाते 14 सेकेंड इनवर्स। आप सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, या आपको पता है आवृत्ति का दूसरा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का दूसरा मात्रक हर्ट्ज भी होता है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, न्यू नॉट इक्वल टू 6.06 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज। चलो अब आओ अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि टंगस्टन तथा सोडियम का कार्यफलन, दो धातु है, एक आपका टंगस्टन है और एक आपका सोडियम है, दोनों का कार्यफलन क्रमशः इतना तथा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। टंगस्टन का ऐसे लिख दे, कार्यफलन को हम W से दर्शाते हैं, तो चलो यहाँ पर फाई लिख देते हैं, क्योंकि टंगस्टन को भी किससे दर्शाया जाता है, W से। तो फाई किसका, टंगस्टन का ना, ऐसे लिख दे टंगस्टन। तो टंगस्टन का कार्यफलन कितना दिया है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सोडियम का कार्यफलन कितना दिया है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछ रहा कि यदि सोडियम की देहली तरंगदैर्घ्य इतना हो, सोडियम देहली तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा नॉट से दर्शाते हैं, बोलो, देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा नॉट से ही दर्शाते हो। किसका लैम्डा नॉट, सोडियम का, यानी सोडियम का आप एन भी लिख सकते थे, लेकिन चलो हम लोग सोडियम लिखें। तो ये कितना दिया है, 5460 ना एंगस्ट्रॉम। तो टंगस्टन की देहली तरंगदैर्घ्य याद कीजिए। आपको किसका तरंगदैर्घ्य याद करना है, टंगस्टन का, यानी फाई टंगस्टन का। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि आपको पता है आप फाई से सीधा लैम्डा नॉट या लैम्डा नॉट से आप सीधा फाई बता सकते हो। फार्मूला पता है ना आपको, क्या कि जो तरंगदैर्घ्य होता है फाई वो कितने बराबर होता है, 1240 अपान लैम्डा नॉट, लेकिन ये किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में। समझ आ रहा है ना। तो आपको फाई तो दिया है, अरे टंगस्टन के लिए हमको ज्ञात करना है, टंगस्टन के लिए तो यहां पर आप टंगस्टन का लिखना और यहां पर भी फिर आप टंगस्टन का लिखना। तो आपको टंगस्टन का तो ये दिया है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज करके लैम्डा नॉट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है बात। तो फिर आपको ये क्यों दिया है, ये देने का क्या मतलब है, ये देने का सिर्फ इतना मतलब था क्योंकि आपको पता है फाई बराबर क्या होता है, HC अपान लैम्डा नॉट। बोलो, आप अगर ये नहीं जानते फार्मूला तो यहां से आप अनुपात निकाल के कर सकते। कैसे, मान लो इसे समीकरण नंबर 1, एक काम करें क्या, टंगस्टन बार बार लिखने से अच्छा हम टंगस्टन को 1 लिख दे, सिंबॉलिक रूप में टंगस्टन को किससे दर्शा रहे हैं, 1 से, और सोडियम को किससे दर्शा दे रहे हैं, 2 से। तो सोडियम आपका 2 है, टंगस्टन आपका 1 है, ठीक है। तो हम जब टंगस्टन के लिखेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि HC तो दो सभी के लिए कांस्टेंट ही होगा। और ठीक है, फाई 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, HC अपान लैम्डा नॉट 2। समझ में आ रहा है ना। ये समीकरण क्या हुआ, 2। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दे तो फाई 1 अपान फाई 2 बराबर HC, तो HC कैंसिल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, HC अपान लैम्डा नॉट 1 में भाग दे देंगे HC अपान लैम्डा नॉट 2 का, तो HC तो HC से HC कैंसिल हो जाएगा, तो फाई 1 अपान फाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा,
लैम्डा नॉट 2 अपान लैम्डा नॉट 1 से। समझ में आ रहा है ना? तो फाई 1 का वैल्यू दिया है आपको कितना, अरे टंगस्टन को आपने 1 माना है ना, तो फाई 1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 4.5, और फाई 2 का वैल्यू कितना दिया है, सोडियम को आपने 2 माना है, तो फाई 2 का वैल्यू आपको कितना दिया है 2.3। लैम्डा नॉट 2 दिया है आपको, लैम्डा नॉट सोडियम को 2, यही तो दिया है ना, कितना है ये 5460 एंगस्ट्रॉम भी दिया है। और आपको क्या पूछा है, पहले के लिए पूछा है, यहां पर आप लिख दो ना, लैम्डा नॉट किसके लिए पूछा है, टंगस्टन के लिए पूछा है ना, टंगस्टन, और टंगस्टन को आपने क्या माना है 1, तो लैम्डा नॉट 1 ही तो पूछा है, तो क्या यहां से पक्षांतर करके आप लैम्डा नॉट 1 बता सकते हो, क्या बता सकते हो? तो जो दिया है इसका प्रयोग करके आप इस तरीके से जा सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगा लो, तो आप यहां पर ऐसे लिख लेना, लैम्डा नॉट टंगस्टन, और टंगस्टन को आपने किससे दर्शाया है 1 से। ठीक है, आप इतना उतारो, फिर हम इसके आगे इधर कैलकुलेशन, चलो इसका कैलकुलेशन इधर कर देते हैं। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक हट जाएगा, तो बचेगा कितना 45/23 बराबर ऊपर 5460 एंगस्ट्रॉम, और नीचे कितना बचा है लैम्डा नॉट 1। लैम्डा नॉट 1 का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लैम्डा नॉट 1 का मतलब क्या है, 1 यानी टंगस्टन, टंगस्टन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य। तो बताओ यहां से गुणा भाग करो, लैम्डा नॉट 1 बराबर ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 5460 गुणे 23, और जो 45 इधर नीचे आ जाएगा, और ये मिलेगा किसमें, कितना आपको एंगस्ट्रॉम में। तो कोई 45 से कट रहा है, तो लैम्डा नॉट 1 इक्वल टू 5 4 9 6, ये 3 से भी कटेगी, शायद ये 45 से कट जाए क्या, 5460 में आप 45 का भाग दो, 45 के 45, यहां पर बचा 9 96, 45 गुना 96 बचेगा ना, 5 यहाँ पर 5 4 9, तो 96, 45 गुना 90, तो बचा कितना यहाँ से 6 60, नहीं 45 से तो नहीं कट पाएगा पूरा ये, फिर 15 से कटेगा, 15 दूना 30, 3 45 ना, 15 3 45, अगर हम 15 से काटें तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, और 9 बचा 60, 15 छक्का 90, 50 60, 15 चौका 60। ठीक है, तो 15 से कटेगा, तो आप एक काम करो 15 से सरल कर दो, तो जब 15 से इसे काटे तो कितना आ गया 364, और 15 से इसे काटे 15 3 45, और ऊपर कितना बचा है 23, इतना एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट 1 इक्वल टू, अब 3 से देखो ये कटेगा नहीं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप इसका 23 में या तो 3 से भाग दे के 23 से गुणा कर दो, या तो गुणा करने के बाद आप 3 से भाग दे दो। तो पहले आप 3 से भाग दे दो, 3 से 64, इसमें 3 से भाग दो, तो 3 इक्के 3, और 3 दूनी 6, और 4 बचा, तो 3 इक्के 3, फिर 1 बचा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 3 तिक्का 9, तो लगभग 121.3 आएगा। और इसमें आप भी 23 से गुणा भी करना है, जब 23 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, और 2 इक्के 2, तो 9 6 3 9, 6 2 8, 4 3 7 2, दशमलव के बाद 1 अंक ही है ना, तो यानी कितना हो जाएगा 2789.9, यानी लगभग हम इसको क्या बोल सकते हैं, अरे 89.9 है, तुम इसको 90 बोल सकते हैं, यानी 2790 क्या एंगस्ट्रॉम ना। तो ये आपका क्या आया, टंगस्टन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला कि जब किसी धातु पर क्रमशः, कोई एक आपका धातु है, इस धातु पे जब 248 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश आके गिरता है, एक बार इस पे 248 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश गिरता है, और फिर एक बार इस पे 310 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः v1 तथा v2। जब इतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आके गिरा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेग कितना है v1, और जब इतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश निकला तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेग क्या है v2। आपको दिया है v1:v2, यानी v1 अनुपाते v2, ये कितना दिया है 2:1। आपको क्या पूछा, तो धातु का कार्यफलन ज्ञात कीजिए, यानी आपसे क्या पूछ लिया है फाई, कार्यफलन को आप फाई से ही तो दर्शाते हो ना, आपको फाई पूछा है। ठीक है, ये लैम्डा नॉट दिया कि लैम्डा दिया,
ये लैम्डा दिया है। लैम्डा नॉट क्या होता है, धातु के कार्यफलन से रिलेटेड होता है। तो ये तो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी ये लैम्डा दिया। तो एक काम करो, इसे लैम्डा 1 मान ले और इसको हम लैम्डा, यानी पहली स्थिति में इतना प्रकाश, इतने तरंग नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिरा और दूसरी स्थिति में इतने नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिरा। तो हम इसको क्रमशः लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मान लेते हैं। अब देखो यहां पर वेग का क्या काम है, यहां पर जो वेग दिया है इसके पीछे का क्या मतलब है। वेग, ये वेग क्यों दिया, वेग देने का मतलब गतिज ऊर्जा एक प्रकार से दे देना। अरे अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का, कण का आपको वेग मान लो, उसका वेग पता है भी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो मान लो कि अब इतने तरंगदैर्घ्य का अगर प्रकाश आके गिरा, तो क्योंकि अब यहां पर सीधी सी बात है, इस तरंगदैर्घ्य का अगर प्रकाश है तो इसके पास कुछ न कुछ ऊर्जा होगा, ऊर्जा होगा प्लस कार्यफलन भी होगा। अरे इस ऊर्जा का दो प्रकार से प्रयोग करेंगे, एक कार्यफलन में और एक गतिज ऊर्जा में। तो अगर हमको वेग दे दिया है तो फिर एक प्रकार से गतिज ऊर्जा भी तो दे दिया है, यानी कहीं ना कहीं हमको E = 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। यानी अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो E होता है ये किसके बराबर होता है, W + E के। लेकिन हमको डायरेक्ट E नहीं दिया है, हमको E नहीं दिया है, तो फिर E की जगह हम क्या लिखेंगे, Hc/λ। सॉरी लैम्डा क्यों लिखना ना, और कार्यफलन तो निकालना है। तो अगर कार्यफलन निकालना है तो आप इसे W को ऐसे W ही रहने दो। बात समझ में आ रहा है ना। और E के क्या होता है, हाफ mv² तो हमको केवल mv हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, आप समझते रहना, यहाँ पर मैक्स की ही बात हो रहा है। तो ये हम जनरल इक्वेशन लिख दिए। कौन सा इक्वेशन लिखे, जनरल इक्वेशन। और आपको पता है कि ये हम जरूरी नहीं कि केवल SC लिखे, हम इसको 1240 भी लिख सकते, तो हम डायरेक्ट 1240 ही लिख दे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 1240/λ। लेकिन यहाँ पर अब जब लैम्डा लोगे तो किस में लेना पड़ेगा, नैनोमीटर में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, हमको ये सब वैल्यू पता है और ये निकालना है, और V का अनुपात दिया है। तो V में अनुपात कैसे मिलेगा, पहले आप V में इक्वेशन बनाओ ना। अरे अनुपात निकालने का मतलब आपको कुछ V1/V2 मिलेगा। तो एक काम करो, अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम पक्षांतर करके तब अनुपात लेते हैं, जिससे अनुपात ले तो कम से कम ये M कैंसिल हो जाए, या हमको ना लिखना पड़े। कैसे, क्या यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाफ mv² = 1240/λ नैनोमीटर में -W। अरे प्लस W इधर आके -W हो जाएगा। तो अगर पहले के लिए लिखना है तो हम यहाँ पर 1 लिख दे, और जब दूसरे के लिए ये इक्वेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हाफ mv² = 1240/λ नैनोमीटर होगा। लेकिन हम दूसरे के लिए लिख रहे हैं, दूसरे मतलब जब दूसरी बार प्रकाश आके गिरा है, और -W ना लिख के क्या लिखेंगे, W। लेकिन W है क्या, कार्यफलन। अगर धातु जब वही है, दोनों स्थिति में धातु वही है, तो एक धातु का एक ही कार्यफलन होगा। अरे अगर इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर 1200 मान लो 10 जूल का ऊर्जा जरूरत है, तो यहाँ पर प्रकाश डालोगे तो भी तो 10 ही जूल कम से कम उसको ऊर्जा चाहिए। तो कार्यफलन एक धातु का फिक्स होता है, यानी W1 और W2 ना लिख के हम केवल क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। तो क्या अब समीकरण 1 इसे मान ले, समीकरण 2 इसे मान ले। तो अब समीकरण 1 में क्या कर दे, समीकरण 2 का भाग, क्योंकि जैसे भाग देंगे फिर ये यम नहीं दिया है, और फिलहाल m है क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर ना भी दिया होता तो हमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब भाग दोगे सरल हो जाएगा आपका। तो भाग दो, तो जब भाग दोगे तो बचेगा कितना, v1 का स्क्वायर अपान v2 का स्क्वायर बराबर, इधर भाग दो 1240/λ1 - W अपान। अब यहाँ पर आप समझ लो ना कि हमको किस में रखना है, नैनोमीटर में। बार बार नैनोमीटर में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर 1240/λ2 - W। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, v1/v2 का स्क्वायर। अरे v1 का भी स्क्वायर है, v2 का भी स्क्वायर, तो v1/v2 का पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 1240/λ1 का वैल्यू बताओ कितना दिया है, 248। ये फिगर आपका इतना अलग समझना। हाँ, λ1 का वैल्यू कितना दिया है, 248 ना, और -W/1240/λ2। λ2 का वैल्यू कितना दिया है, 310। और देखो ये नैनोमीटर में दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अगर नैनोमीटर में नहीं देता, नैनोमीटर में कन्वर्ट करके तब लिखते माइनस में। और v1/v2 का वैल्यू भी दिया कितना, 2:1। अरे v1/v2 का मतलब v1/v2 ही तो है। तो यहाँ पर v1/v2 जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2/1 का स्क्वायर। ये बराबर, थोड़ा इसको सरल करो तो आप ये 8 से ऊपर, ये दोनों 8 से कटेगा, तो 8 से काटो कितना हुआ, 8 × 8
बटा बचा 4 44, 8 बचे 40, बचा 4 40, 8 बचे 40, और 8 से काटोगे 8 त्रिक 24, 8 इक्के 8 माइनस डब्लू अपान। ये कितने से काटो, या एक काम करो, यहाँ पर 31 आया है, नीचे 310 है ना, वैसे ही रहने दे, क्योंकि 310 चलो बाद में काट, 2 से सरल कर दो, 2 से सरल रहा है तो 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 जीरो 0, और यहाँ पर 2 से काटोगे 2 इक्के 2 11 हुआ, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 माइनस डब्लू, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4/1 हुआ बराबर। अब ये 5 से भी तो ऐसे कट रहा है ना, तो एक सीधी 0 से 0 आप इसे यहाँ पर काट भी सकते हैं, तो आप ये 0 से हटा देते, एक काम करो बस वही कर दो ना, 0 से काट दो, अरे 0 से अब नहीं कटेगा, सरल होगा, 31 किसी से नहीं कटता है, तो सीधा कितना बचेगा 124/31 माइनस डब्लू। तो अब क्या करो, इसको थोड़ा सरल करो, बटे करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो, जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 155, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 31 डब्लू, बटे इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 31, इसका गुणा फिर बटे करके इसका गुणा इसमें 124 माइनस इसका गुणा इसमें करोगे 31 डब्लू, बटे इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 31, तो 31 से 31 तो क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 155 माइनस 31 डब्लू बटे 124 माइनस 31 डब्लू। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, जब इसका गुणा इसमें करोगे फिर कितना आ जाएगा 4 से गुणा होगा, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 इक्के 4 माइनस 31 चौके ना, अरे 4 इक्के 4 4 ते 12, इतना क्या आ जाएगा डब्लू बराबर, एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा 155 माइनस 31 डब्लू। तो एक काम करो, डब्लू वाला एक तरफ ले लो, नंबर वाला एक तरफ ले लो, ठीक है, तो आप हम इधर कर देते हैं थोड़ा सोल्यूशन इसका, तो कितना हुआ जब नंबर को एक तरफ लोगे तो ये जो 155 प्लस है इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, यानी आपको 496 में से 155 क्या करना पड़ेगा घटाओगे, तो कितना बचा 1, 9 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 4, और 4 में से घटाओ कितना 341, तो 341 बराबर, अब ये माइनस 124 हो जाके प्लस 124 हो जाएगा, यानी उधर जाएगा ये 124 प्लस में हो जाएगा और 31 माइनस में रहेगा, तो ये घटाओ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हुआ, अरे यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 3 कितना 8 9, अरे 12 में से 3 घटाओगे 9 बचेगा ना, 9 3 12 होता है, तो यार यानी कितना बचा 93, और बाकी डब्लू है, अरे माइनस उधर जाके डब्लू है ना, तो डब्लू रहेगा, ये 124 डब्लू था और ये 31 डब्लू है, माइनस 31 डब्लू था और ये माइनस हो जाके प्लस 124 डब्लू है, जब 124 डब्लू में से 31 डब्लू घटाओगे तो आपका 93 डब्लू ही तो आया है, तो यानी जब यहां से बताओ डब्लू बराबर कितना हो जाएगा 341/93, तो कितना 7 से कटे गया, नहीं 7 से नहीं, तो 341 में 93 का लगभग भाग देना पड़ेगा, तो आओ पहले आप इतना कॉपी करो फिर हम थोड़ा भाग दे इसका, फिगर हो गया, चलो, तो जब आप 341 में 93 का भाग दो कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, चौकी जा 3 बार ले जाओ, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर 9 2 11 और यहाँ पर बचा 3, तो कितना हो जाएगा 6, दशमलव बढ़ाओ 0, फिर कितना होगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 9 बचे 45, 9 छक 54, तो लगभग छक्के जाओ, तो 6 त्रिक 18 और 9 छक 54 1 55, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 11, 6 5 11, बस दशमलव बढ़ाओ 0, तो लगभग आप दशमलव बाद 2 अंक दो काफी है, तो आपका डब्लू बराबर कितना हो जाएगा 3.6 कितना, और एक अंक चलो और ले जाना तो ले जाओ 620, फिर वही 620 है, फिर आपका लगभग 6 जाएगा, तो यानी 3.66 कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने वही फॉर्म लगाया ना, यहाँ पर जब नैनोमीटर में रखते हो तो आपको क्या मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है ना, तो फाइनली आपका ये किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो आप हाँ 310 होगा ना, कहाँ पर 310, यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर 310 होगा, क्यों 310 होगा 12 से काटे है ना, अरे इसको भी 12 से काटे, इसको भी 12 से काटे, वो तो उसका टाइम्स लिखे आप, हाँ फिर नीचे 310 होना चाहिए, यहाँ पर अरे 1240 यहाँ पर था, 310 यहाँ पर था, 0 से 0 हमने काट दिया है, ठीक है,
लिख दो, अगले स्टेप में चलो यहाँ पर काट दो, यहाँ पर आप 1240 और 310 ही करना। अब ठीक है, देखो आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि दो धातुओं ए व बी के कार्यफलन क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को आप किससे दर्शाते हो? W से। तो W1 पहले का कार्यफलन कितना दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और W2 यानी दूसरे धातु का कार्यफलन ये कितना दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धातुओं के देहली तरंगदैर्ध्य में क्या अनुपात होगा? तो मान लेते हैं पहले धातु का देहली तरंगदैर्ध्य, क्योंकि देहली तरंगदैर्ध्य को आप लैम्डा नॉट से दर्शाते हो, तो पहले धातु का देहली तरंग को हम लैम्डा नॉट 1 मान लेते हैं, और दूसरे धातु के देहली तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा नॉट 2 मान लेते हैं। आपको इसमें क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो ध्यान से देखो, चूंकि आपको ये फार्मूला पता है कि W इक्वल टू क्या होता है? HC अपान लैम्डा नॉट। अरे जब कार्यफलन अगर E का बात करो तो E इक्वल टू HC अपान लैम्डा लिखते हो, लेकिन जब कार्यफलन का बात करोगे तो कार्यफलन के लिए HC अपान लैम्डा नॉट लिखते हो। तो अब बताओ, अगर पहले धातु का बात करना होगा तो क्या W1 और लैम्डा नॉट 1 लिखोगे, और जब दूसरे धातु का बात करना होगा तो दूसरे धातु के लिए क्या बोलोगे? HC अपान लैम्डा नॉट 2, ये तो लिखोगे। तो ये पहला हुआ, और आप इसको मान लो समीकरण नंबर, फार्मूला तो यही होता है ना, W इक्वल टू HC अपान लैम्डा नॉट। जब पहले धातु के लिए लिखना होगा तो W1, H और C, ये किसी भी धातु के लिए लिखना, H का वैल्यू कांस्टेंट, C का वैल्यू कांस्टेंट है, तो SC पहले लिखेंगे तो SC हर जगह ही लिखेंगे। लैम्डा नॉट 1 पहले के लिए, लैम्डा नॉट 2 दूसरे के लिए। लेकिन हमको क्या पूछा है? लैम्डा नॉट 1 अपान लैम्डा नॉट 2, यानी क्या करें? दोनों का भाग दे दे तो अनुपात मिल जाएगा। तो यानी समीकरण 1 में हम भाग दे देते हैं समीकरण 2 का, तो कितना हो जाएगा? W1 अनुपात W2, ये बराबर हो जाएगा। जब भाग दोगे तो SC अपान SC कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 1 अपान लैम्डा नॉट 1, और नीचे कितना बचेगा? 1 अपान लैम्डा नॉट 2। तो क्या यहां से आप लिख सकते हो क्या? W1 अपान W2 इक्वल टू लैम्डा नॉट 2 ऊपर गया तो लैम्डा नॉट 2 अपान लैम्डा नॉट 1। लेकिन हमको लैम्डा नॉट 1 अपान लैम्डा नॉट 2 पूछा है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि लैम्डा नॉट 1 अपान लैम्डा नॉट 2, आप इधर पलटे हो तो आप इधर ही पलट दो, यानी W2 अपान W1। तो यहां से लैम्डा नॉट 1 अपान लैम्डा नॉट 2 बराबर कितना हो जाएगा? आपको बताओ, W2 का वैल्यू कितना दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W1 का वैल्यू कितना दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हुआ, तो लैम्डा नॉट 1 अपान लैम्डा नॉट 2 ये बराबर कितना होगा? 2 अनुपात 1। कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। आपका क्वेश्चन नंबर 7, कारक किसी धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को आप किससे दर्शाते हो? W से, W या फाई दोनों से दर्शाते हो। तो W बराबर आपको कितना दिया? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण आपतित हो रहा है, तो ये लैम्डा नॉट दिया कि लैम्डा दिया? ये आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या बोला कि इतने एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण आके आपतित हो रहा है, जो प्रकाश आके गिरता है उसकी तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा नॉट हो तो देहली तरंगदैर्ध्य होता है ना, तो लैम्डा बराबर कितना दिया? 100 एंगस्ट्रॉम। जरूरत पड़ेगा हम इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी क्या नाम से, नैनोमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को, क्योंकि हमारा प्रयास है ना, फार्मूला जानते हैं नैनोमीटर वाला, तो एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर बदलने के लिए कितने का क्या 10 का भाग देते हैं। अरे एंगस्ट्रॉम क्या है? छोटा मात्रक है, वो और बड़ा आएगा, तो जब बड़ा मात्रक है तो उसके सामने छोटा नंबर होगा। नंबर छोटा कब होगा? जब आप 10 का भाग दोगे, जब 10 का गुणा करोगे, जब 10 का भाग दोगे, तो जब 10 का भाग दोगे यानी हम इसको 10 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? E के मैक्स। तो सीधी सी बात है, क्या यहाँ पर कार्यफलन दिया और आपको E के पूछा है, तो ये कब होगा? सवाल का सिनेरियो समझो, कोई धातु है, इसका कार्यफलन यानी निकलने के लिए कितना चाहिए? W आपको दिया। एक प्रकाश आके गिर रहा है, जब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दिया तो इसका एनर्जी भी तो आपको दे देगा, अरे हम निकाल लेंगे। और पूछ रहा कि जब इतने एनर्जी का प्रकाश आके गिरेगा तो ये ऊर्जा 2 भाग बटेगा, एक तो कार्यफलन के रूप में, और जो बचेगा वही तो उसके गतिज ऊर्जा के रूप में बदलेगा। तो यानी हमको फार्मूला क्या लगाना है? समझ में आ रहा है ना, कि चूंकि जो टोटल एनर्जी है वो 2 पार्ट में बटेगा, पहला कार्यफलन में और जो बचा रहेगा वो उसके गतिज ऊर्जा में, यानी E के मैक्स में। लेकिन यहां पर E डायरेक्ट नहीं दिया है, लैम्डा दिया है। अरे E क्या होता है? जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा, तो आपतित प्रकाश का ऊर्जा नहीं, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दिया, तो यानी E को हमको लैम्डा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम E बराबर सीधा ऐसे लिख दे कितना? 1240 अपान लैम्डा। लेकिन ये फिर में
नैनोमीटर में होना चाहिए, बराबर W, क्योंकि देखो अब ऐसा करोगे तो आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, बराबर W का वैल्यू देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया है। फिर E के मैक्स आपको किस में मिलेगा, E के मैक्स है क्या, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहे हो और ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। अरे ये भी तो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सब ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब। तो अगर यहाँ पर ऊर्जा को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा, यहाँ पर जो कार्यफलन भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, बस वो मिनिमम ऊर्जा है, बाउंड्री कंडीशन है। तो अगर ये भी ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो यहाँ से भी आपको ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगा। तो W बराबर कितना है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस यहां से हमको क्या E के मैक्स मिल जाएगा। तो कैसे वैल्यू रखो, 1240 बटे लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है 10, बोलो, अरे लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर में 10 ही तो है। ये क्या मिला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस E के मैक्स। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो बचा कितना, 1 से 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस E के मैक्स। तो क्या पक्षांतर कर सकते हैं क्या यहाँ से, तो E के मैक्स बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे ये प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, यानी 1 से 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, अब 1 से 24 में जब आप 6.6 घटाओगे तो यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर कितना बचा 4 3 7 1 1 117.4 117.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या मिला, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। कॉपी करो फिर देखेंगे इसके आगे। देखो ये आपका 8वां क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है। कोई आपका एक धातु है, इस पे एक विकिरण आके आपतित होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य कितना दिया आपको 5400 एंगस्ट्रॉम, जिसका कार्यफलन, इस धातु का आपको कार्यफलन दिया, कार्यफलन यानी फाई या W जो भी लिख सकते हो, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, अब कौन सी ऊर्जा, अब जब ये चल रहा है तो इसके पास गतिज ऊर्जा ही बचेगा। तो यानी इसकी आपको गतिज ऊर्जा यानी एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, और साथ में क्या पूछ रहा है, उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए, निरोधी विभव यानी V0। तो सेम इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन के लिए उसी के जैसा है, क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, एक तो कार्यफलन के रूप में और जो बचता है वो उसके गतिज ऊर्जा के रूप में। तो क्योंकि हमको E डायरेक्ट नहीं दिया, हमको लैम्डा दिया है, तरंगदैर्घ्य दिया है, तो तरंगदैर्घ्य से हम लोग E निकाल सकते हैं, लेकिन E का वैल्यू कितना होता है 1240 बटे लैम्डा, बस शर्त क्या है, ये नैनोमीटर में होता है। और फाई का वैल्यू कितना दिया है, अरे यही तो है कार्यफलन, फाई का वैल्यू कितना दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस यहां से काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगा। तो बताओ रखो वैल्यू 1240 बटे लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है 5400 एंगस्ट्रॉम। जब इसको नैनोमीटर में लिखोगे तो 10 का भाग दोगे, तो 10 का भाग दोगे 540 क्या हो जाएगा नैनोमीटर। तो 540 हो गया ना, बराबर 1.9 प्लस के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ रहा है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को आप अभी तक हम लोग क्या लिखे E के मैक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जिस भी लीटर से आप दर्शाओ। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ, फिर ये 4 से कटेगा, नहीं ये 4 से नहीं, 2 से काटो, 2 छक 12, 2 दूनी 4, और इसे 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 सते 14 ना, ये बराबर 1.9 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से बताओ काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में, यानी 62 बटे 27 माइनस 1.9, अरे प्लस इधर आके माइनस, आप 62 में 27 का भाग दो तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54, बचा कितना 8 4 12 0 सत्ते जाएगा ना, नहीं सॉरी तिक्के, तो 7 त्रिक 21, हाथ से लगा तो 3 दूनी 6 2 8, लगभग आप 2.3 बोल सकते हो, 80 81 में कितना फर्क है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना मिला आपको 2.3 माइनस 1.9, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिला, जब 2.3 में से 0.9 घटाओगे 0.4 ही बचेगा ना। लेकिन ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में। क्यों? काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार का एनर्जी ही तो है। तो जब सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चले तो ये भी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फिर आपसे क्या पूछा? निरोधी विभव। तो अगर निरोधी विभव वी नॉट होगा तो आपको ये पता है ना कि जो ई के मैक्स होता है यही तो ई वी नॉट के बराबर होता है। बोलो तो बताओ, ई के मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी यही आपका बराबर होता है ई वी नॉट के। तो काइनेटिक एनर्जी आपको कितना मिला है? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही बराबर क्या हुआ? ई वी नॉट। तो ई से ई कैंसिल हुआ। ऐसा क्वेश्चन आप एकदम पहले स्टार्टिंग में किए। तो वी नॉट बराबर यहां से कितना मिल जाएगा? 0.4। लेकिन क्या, अरे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल है तो ये वोल्ट बचा है ना, तो इतना आप वोल्ट लिख सकते हो। तो निरोधी विभव आपको कितना मिला? 0.4 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना? तो कॉपी करो आप इसे। फिर देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है। यहाँ पर देखो, अभी तक आपको क्या बोलता था? एक धातु की सतह, लेकिन यहाँ पर धातु की सतह ना बोल के क्या बोला है? प्रकाश वैद्युत सेल। यहाँ पर क्योंकि सेल क्या करता है आपको पता नहीं, सेल में दो टर्मिनल होता है, एक प्लस होता है और एक, तो माइनस वाला टर्मिनल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को निकालता है। फिर बोलो, जब प्लस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि परिपथ में प्लस से धारा निकलता है। किसी परिपथ में, मान लो आपका ये परिपथ है, तो इस परिपथ में प्लस से धारा निकलता है। प्लस में धारा निकलने का मतलब प्लस में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा मिलता है। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन जितना इसमें आएगा उतना इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, तभी आपका पूरे परिपथ में लगातार वैद्युत धारा प्रवाह होता रहता है। तो इसीलिए यहां पर क्या बोल दिए? प्रकाश वैद्युत सेल, यानी एक प्रकार इससे इलेक्ट्रॉन ही तो निकलता है धातु की सतह से। उस कॉन्सेप्ट का, उस आधार पे इन्होंने क्या बोला? इसको प्रकाश वैद्युत सेल। तो आप इसको ऐसे ही समझ लो, बस एक धातु का क्या है? एक सतह है। जब इस पे 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आके गिरता है, उस समय निरोधी विभव कितना है? निरोधी विभव यानी निरोधी विभव क्या करता है? अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो विभव दिया जाता है वही निरोधी विभव होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव यानी वी नॉट, ये कितना दिया? 2.5। फिर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य, यानी जब हम 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिराते हैं, इतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, तब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव कितना हुआ? 2.1 वोल्ट ना, इतना वोल्ट। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? प्लांक नियतांक, आपको एच का वैल्यू पूछा है। तो वैसे तो आप प्लांक नियतांक का वैल्यू जानते हो, 6.6 × 10⁻³ होता है। तो आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालना है। कैसे? अब ध्यान से, जब अगर यहाँ पर निरोधी विभव दे दिया, निरोधी विभव देने का मतलब गतिज ऊर्जा का बात किया होगा। अब जब ये प्रकाश आके गिरा, इसका तरंगदैर्ध्य दिया, यानी प्रकाश का ऊर्जा भी दिया, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य देने का मतलब प्रकाश का ऊर्जा देना। अब प्रकाश का ऊर्जा पता है, अब आपको कार्यफलन नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि दोनों स्थिति में कार्यफलन कितना है? फाई, क्योंकि जो कार्यफलन इस स्थिति में होगा वही कार्यफलन दूसरी स्थिति में होगा, क्योंकि धातु तो वही है। बस प्रकाश एक बार कुछ तरंगदैर्ध्य का प्रकाश गिरा, दूसरी बार कुछ अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश गिर रहा है, तो कार्यफलन क्या होगा? सेम होगा। तो आपको फार्मूला पता है, चूंकि E = क्या होता है? W + E के मैक्स। ये तो इक्वेशन आप जानते हो ना, लेकिन यहाँ पर हमको E के मैक्स का काम नहीं है, तो क्या हम E = ऐसा लिख सकते हैं क्या? W + EV0, क्योंकि E के मैक्स आपको पता है कि जो आपका E के मैक्स होता है ये किसके बराबर होता है? EV0 के ही तो बराबर होता है। लेकिन अब हमको देखो फाई नहीं पता है, ये चलो आप फाई लिखियो, तो आप यहाँ पर फाई लिख दो, फाई + फाई। अब हमको फाई नहीं पता है, और E में क्या H आता है और H पूछा है, तो E में ही तो H आ जाता है। तो हम एक काम करेंगे क्या, अब यहाँ पर E की जगह हम कितना लिखेंगे? HC/, क्योंकि H का वैल्यू अगर HC की जगह हम पूरा रख देंगे कितना? 1240, फिर H तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, और जब H मिलेगा नहीं तो आपको H निकालो कैसे? तो अब H निकालना, इसलिए H लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं? HC/λ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना? चलो, तो HC = फाई + EV0, यही आपका क्या हुआ? फाइनल इक्वेशन हुआ। अब दो केस है, एक केस में पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरे केस में। तो जब पहले केस में ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? HC/λ। एक काम करें क्या, यहां से सीधा हम H का वैल्यू निकाल लें। कैसे? ध्यान से देखो, H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर, लेकिन फाई भी नहीं दिए तो फाई को हटाना भी है ना, फाई दिया नहीं है तो ठीक है, आप वैसे रहने दो।
पहले केस में एच सी अपान लैम्डा 1 बराबर 5 प्लस ई वी नॉट 1। अरे पहले केस में लिख रहे हो तो इसमें मान लो समीकरण नंबर 2। दूसरे केस में एच सी अपान लैम्डा 2 बराबर 5 प्लस ई वी नॉट 2, इसको मान लेते समीकरण नंबर। अब समझ में आया हम क्यों पक्षांतर नहीं किए, क्योंकि हम घटा देंगे 5 आपका जो नहीं दिया कैंसिल हो जाएगा, उसका काम भी नहीं फिर पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां से h करके घटाते तो आपका h कैंसिल हो जाता, फिर आपको h नहीं मिलता, इसीलिए हमने h को नहीं पक्षांतर किया, ऐसे ही छोड़ के अब घटा देंगे, अब कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हम पक्षांतर कर लेंगे। अरे जो नहीं दिया है, 5 नहीं दिया आपको सवाल में ना, जब 5 नहीं दिए 5 को हटाना पड़ेगा, और हटेगा कब, जब आप घटाओगे। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो आप क्या काम करो, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दो, तो इधर कितना बचेगा एच सी अपान लैम्डा 1, और इधर घटाओगे तो एच सी अपान लैम्डा 2 बराबर 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो यहां पर बचा कितना ई वी नॉट 1 माइनस ई वी नॉट 2। तो क्या अब यहां से एच सी कॉमन ले सकते हो, जब एच सी कॉमन लोगे तो बचेगा कितना 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा 2 बराबर ई भी यहां से कॉमन ले सकते हो, तो यहां पर क्या बचेगा वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो इतना। अब बताओ पक्षांतर करो थोड़ा यहां से, तो कितना हो जाएगा एच सी, जब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपान इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, यही बराबर ई वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2। तो एच सी बराबर क्योंकि हमको पक्षांतर करके h का वैल्यू निकालना है, तो बताओ ई लैम्डा 1 लैम्डा 2 उधर जाके हुए लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, ई को हमने पहले लिख लिया है, और ये जो अंश में था वो हर में आ जाएगा, यानी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और हमको h ही निकालना है ना, तो सी को भी आराम से आप नीचे लेके चले जाओ। अब आपको सब वैल्यू दिया, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 माइनस लैम्डा 1 आपको दिया है क्या, लेकिन अब हम यहां से h का वैल्यू किस में निकालेंगे एसआई यूनिट में, और h है क्या प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या होता है जूल सेकंड, तो सब वैल्यू को हम एसआई यूनिट में ही रखेंगे। तो E 1.6 × 10 माइनस 19 लैम्डा 1 5000 एंगस्ट्रॉम में, सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, लैम्डा 2 भी आपको दिया है मीटर में कन्वर्ट करोगे, वी नॉट 1 2.5 वोल्ट ही तो दिया है, वोल्ट ही एसआई यूनिट होता है, अरे आपको वोल्ट में ही दिया है ना, तो ये भी पता है ये पता है, और लैम्डा 1 और सी का वैल्यू 3 × 10 मीटर पर सेकंड होता है, सब जानते हो। तो आप सब वैल्यू रखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा एच का वैल्यू, तो आप ये रख के गुणा भाग कर सकते हो ना, तो आप गुणा भाग करना, आप अपना आंसर मैच कराना, आंसर आपका इतना आना चाहिए 6.4, लगभग 6.6 होता है, 6.4 6.5 6.6 इसी के आसपास आपका है, गुणे 10⁻⁴ ये तो होगा ही 10⁻⁴ जूल सेकंड, ये एच का वैल्यू इतना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। तो इसका न्यूमेरिकल का सेशन यहाँ पर खत्म होता है, अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।